GS3 का पेपर 2022 में काफ़ी टफ आया था और ये चीज़ हमें पता चलती है जब हम टॉपर्स के मार्क्स देखते हैं, उनकी मार्कशीट्स देखते हैं तो बहुत सारे टॉपर्स के मार्क्स लेस देन 100 हैं। लेकिन दिस वन एग्जाम्पल हु हैज स्कोर्ड 100 मार्क्स, वन ऑफ द हाईएस्ट इन GS3 दिस ईयर, एंड दैट इज़ डॉक्टर आदित्य। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि कैसे उन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया and he was able to score the highest marks in GS3. In fact, GS total में भी उनके highest marks हैं, that is 446. तो आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले क्या आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं? तो उसकी शुरुआत ऑब्वियसली कंटेंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और बहुत सारे बच्चे कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में और उसको पेपर में उतार पाने में बहुत डिफरेंस है, गैप है। उसी गैप को फिल करने के लिए हम लेकर आए हैं संकल्प डेली आंसर राइटिंग फॉर UPSC 2024। तो ये जो कोर्स है आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू आर डन विद योर कंटेंट एटलीस्ट वंस एंड यू जस्ट वांट टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। इस कोर्स में क्लोज टू 250 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 14 अगस्त अंटिल जनवरी। इस कोर्स का प्राइस 9350 है। आपको आंसर्स के साथ साथ कंप्लीट इवैल्यूएशन प्रोवाइड करवाया जाएगा सो दैट यू इवन नो कि आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है या आप वहीं पर स्टक हैं। सो डू कंसिडर दिस कोर्स। Hello everyone, I am Dr. Aditya Sharma and I have secured All India Rank 70 in UPSC CAC 2022 and this was my first attempt. तो मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे मैंने एक वीडियो और भी होगा मेरा आंसर राइटिंग का स्ट्रैटेजी का रिलेटेड, तो आप पहले वो देख लेना एक बार, है ना, कि व्हाट इज़ द वे टू गो अबाउट इट। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, आई थिंक 20 मिनट्स का ही होगा, कि क्या हमारा एक आइडियल आंसर होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या था कि मेरे को ऐसे, जो मैंने आपको पर्सनली बताया कि मेरे GS के अंदर ही, है ना, मोस्टली ऐसा है कि मेरे 446 मार्क्स थे और GS3 में मेरे 100 थे, विच इज़ लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट दिस ईयर। तो मुझे पर्सनली लगता है कि मेरे को बताना चाहिए कि मैंने क्या लिखा आंसर्स में या क्या अप्रोच रही है मोटी मोटी GS3 को लेके, है ना। सो थोड़ा सा मे बी इसके अंदर हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर, है ना। हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू डिवाइड इट इनटू सब टॉपिक्स, कैसे डायग्राम्स बनाने हैं, माइक्रो डायग्राम्स क्या है, फ्लो चार्ट्स का क्या रोल है, जो बाउंसर क्वेश्चंस है उनको कैसे अटेम्प्ट करें, है ना। सो मैंने सोचा कि द बेस्ट मेथड वुड बी कि मैं 2022 का पेपर ही डिस्कस कर लूँ, कि आप अपने लेवल पे उसको अटेम्प्ट कर लेना, उसके PYQs से, है ना, आप मॉडल आंसर्स को चेक कर लेना, टॉपर्स कॉपीज़ देख लेना। उसके अलावा इफ़ यू फील कि, है ना, आपको थोड़ा सा अप्रोच के रिलेटेड है तो आप ये बिल्कुल देख सकते हैं, ज़रूर देखें, ठीक है। तो, है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि लास्ट ईयर मैं भी काफ़ी फंस गया था यार मतलब मैं इस प्री और मेंस के बीच वाले फेज़ में था। सो मेरा प्री के बाद 1 महीने की इंटर्नशिप चली, तो जब तक रिज़ल्ट आया तब मेरे अभी 10-15 दिन पड़े थे इंटर्नशिप के। मैंने MBBS किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ से, है ना। सो उस टाइम पे मैं इंटर्नशिप के लास्ट के 15 दिन बचे थे तो मैंने वो किए। फिर उसके बाद मेरा जो है मेजरली मुझे एकदम से शौक लगा कि रिज़ल्ट के बाद यार अब तो मेंस करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे मैं आंसर राइटिंग करने लगा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा देर लगी थी चीज़ें पिक करने में, है ना। ऑल्दो हो गया था 2 महीने में अप्रॉक्सीमेटली, बट वो था कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा कैसे मैंने, है ना, आइडेंटिफाई करा कहाँ पे माइक्रो डायग्राम बनाना है, कैसे पॉइंट्स में लिखना है, कहाँ डायग्राम बनाना है ना। तो ये सब चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। सो आई एम होपफुल कि अगर मैं आपको थोड़े से टाइम में ये बातें बता दूँ, इट वुड बी ऑफ सम यूज़ टू यू। तो लेट अस डिस्कस द पेपर 2022 का कैसे था एंड हाउ आई डिड एंड, है ना, हाउ आई वेंट अबाउट इट। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है क्वेश्चन कि वाई इज PPP रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, एग्जामिन द रोल ऑफ PPP मॉडल इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया। सो अब आप ये क्वेश्चन देखो, अब हमने इसको सब पार्ट्स में से डिवाइड करना है। तो उसने पहले पूछा वाई इज PPP रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि PPP जो है वो क्यों है और उसका क्या फ़ायदा हो सकता है ना। फिर अब जैसे अगर ये मेरा पेज ही चल रहा है, ये मार्जिन है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि जो रोल ऑफ PPP है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो मैं बताऊंगा कि कहाँ ये एफिशिएंसी इंक्रीज़ करते हैं, है ना, टाइम इसमें कम लगता है ना, क्वालिटी ये बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। सो ऐसे ऐसे करके हमने बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर PPP का क्या रोल हो सकता है, कि इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, गवर्नमेंट जो है हेल्प कर सकती है, बाकी का काम ये करेंगे, है ना। तो ये सब है, तो हमने कर दिया। फिर हम बताएंगे, जो अगर आपको लग रहा है तो इसके बाद आप बताओगे, ये आपका चलो पेज हो गया, सेकंड पेज जैसे चल रहा है या फर्स्ट पेज के नीचे वाला पार्ट है, तो आप बताओगे सबसे पहले तो कि चैलेंजेस टू PPP मॉडल क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें, है ना। हमने रोल बता दिया, अब चैलेंजेस बता रहे हैं। चैलेंजेस हैं कि 1 2 3 4 कि हाँ यार ये कई बार टाइम में नहीं कंप्लीट करते, इन्फ्लेशन आ जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से रेड टेपिज्म कई बार हो जाता है ना। ये लोग अपना प्रॉफिट मेकिंग एजेंडा से काम कर सकते हैं,
है ना। सो ये सब है इसके अंदर। तो हम लोग ये सब जो चैलेंजेस हैं, मतलब वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट द मटेरियल हियर, वी विल टॉकिंग अबाउट द अप्रोच। देन हम बताएंगे कि रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवेज 1 2 3 4 5, ये है रेलवे स्टेशन के लिए, है ना। इसके अंदर आप कुछ भी लिखो कि रेलवे स्टेशन के अंदर ज़्यादा क्लीनलीनेस रहेगी, रेलवे स्टेशन का है जो मे बी टाइम बाउंड और एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है, रेलवे स्टेशन का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया काम में आ सकता है, स्टाफ जो है वहाँ पे वो टाइमली फंक्शनल कर सकता है, लोगों की जो टिकट्स वगैरह की ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो सब रिजॉल्व हो सकती है, काम जो है मोर डिजिटाइज हो सकता है, ऐसे करके हम करेंगे। फिर हम कंक्लूजन में एक ऑप्टिमिस्टिक सा कंक्लूजन डाल देंगे कि ये हमें करना चाहिए फ्यूचर में, पीपीपी को हमें ज़्यादा इंप्रेस करना चाहिए। यहाँ पे फिर कुछ एग्जाम्पल डाल दो आप लोग, जैसे कोविन प्लेटफॉर्म था, है ना, जहाँ पे वैक्सीनेशन करी, दैट वाज अ पीपीपी का जो एजेंडा था उसके थ्रू हुआ था। आरोग्य प्रकाश जो एक स्कीम आई थी साउथ में कोविड से रिलेटेड, वो भी पीपीपी का एग्जाम्पल था जो बहुत अच्छी सक्सेसफुल स्कीम थी। तो ऐसे करके वी विल पुट सम एग्जाम्पल्स इन द कंक्लूजन एंड देन वी विल कंक्लूड आवर आंसर्स। तो आप देख रहे हो ये है द माइक्रो डायग्राम्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वी आर जस्ट गोइंग टू आइडेंटिफाई एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि आपको और भी करना है ना, जो हम करना चाहते हैं, सो वी कैन ऑलवेज राइट यहाँ पे बीच में डाल के कि चैलेंजेस हो गए, देन वी विल गो फॉर सोल्यूशंस कि क्या हो सकते हैं पीपीपी को बेटर करने के लिए, एंड देन वी विल गो फॉर हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट। तो देखो आप इतने अब हमें जगह की कमी पड़ गई जबकि क्वेश्चन के अंदर कि हमने इसको 4 से 5 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसी अप्रोच रही थी मेरी। Then moving on to the next, is inclusive growth market possible under market economy? State the significance of financial inclusion in achieving economic growth in India. ठीक है, क्वेश्चन जेनेरिक सा है, ब्रॉड, बड़ा ब्रॉड सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बता देंगे इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन ओईसीडी ने क्या दी है, एग्जांपल, ठीक है, हमने वो कर दिया, बता दी कि ये होता है टेकिंग एवरीवन अलोंग, ये वो जो भी ओईसीडी की डेफिनेशन है। उसके बाद वो बोलेंगे क्या इज इट पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, हम बोलेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ अंडर मार्केट इकोनॉमी पॉइंट्स, है ना, कि हाँ हो सकती है, ये है ना, मार्केट इकोनॉमी भी है बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट कुछ रोल प्ले करे, थोड़ा सा वेलफेयर की काम करे, है ना, ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल थोड़ा सा हम लेके आए, है ना, जो प्रॉफिट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना, सब लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी करें कि जो हमारी मार्केट इकोनॉमी है लोग उसके अंदर आएँ और जुड़ें, है ना, काम करें और उन सबको पैसे मिले और वो पैसों से अपनी इंक्लूसिव ग्रोथ, अपनी पर्सनल ग्रोथ करें और ओवरऑल फिर सोसाइटी की भी इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगी। इसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ में डायमेंशन इतने आ गए हमारे हेल्थ के, एजुकेशन के, ये सब के, है ना, तो ये सारा कुछ की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है मार्केट इकोनॉमी में। ठीक है, ये बताएंगे। फिर हम बोलेंगे इट मे बी पॉसिबल बट एट द सेम टाइम देयर आर सम इश्यूज एंड चैलेंजेस दैट आर पर्टेनिंग, है ना, हम ये नहीं बोलेंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, हम बोलेंगे हाँ पॉसिबल है बट एट द सेम टाइम, क्योंकि हमें पता है हम लोग थोड़ा सा प्राइवेट पीपीपी की ओर बढ़ रहे हैं जीवन में और फर्स्ट क्वेश्चन भी पीपीपी था, तो येस बता दिए। फिर हम बोलेंगे सम चैलेंजेस जो है वो परसिस्ट कर रहे हैं, है ना, तो हम वो चैलेंजेस बता देंगे कि क्यों मार्केट इकोनॉमी के अंदर नहीं हो सकता, लोग जो है बड़े प्रॉफिट सीकिंग है ना, कि हम बिजनेसेस को फोर्स नहीं कर सकते कि वो थोड़ा वेलफेयर का काम करें, ऐसे ऐसे हमने अपने पॉइंट्स लिख दिए। फिर हम बताएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। फिर ये क्योंकि हमारा आप देखोगे 2 पार्ट्स का है ना क्वेश्चन, तो ये वाला है, तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाना चाहिए पिछला वाला पार्ट। फिर हम बताएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, है ना, तो हमारा ये थर्ड सब पॉइंट हो गया। तो अब इसके अंदर हम लोग बता देंगे जो भी हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन की सिग्निफिकेंस है, कि यहाँ पे आप चाहे तो फ्लो चार्ट भी बना सकते हो कि है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने कर दी है, लोगों के पास जो है वो सेविंग ज़्यादा बेटर हो गई है ना, तो वो अपना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह वो उनका इंप्रूव हो रहा है, उनकी पर्सनल इकोनॉमी बढ़ गई है ना, सोशल इंडिकेटर्स बेटर हो गए हैं। तो उसके बाद उनके ये हो गया, तो उनकी जो है वो है जो सेविंग ज़्यादा है तो वो खुद पे भी इन्वेस्टमेंट वगैरह ज़्यादा कर सकते हैं, तो फिर उससे उनकी जो है वो इनकम और इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर उससे और फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकती है। तो ये भी एक वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ है जो हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा हमने फिर यहाँ साइड में अपने पॉइंट्स लिख दिए एंड देन हमने अपना कंक्लूजन कर दिया कि इंडिया को जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना चाहिए, है ना, थोड़ा थोड़ा हम लोगों को अपना, अब आपको लगेगा कि फर्स्ट आंसर थोड़ा सा रेपिटेटिव है बट देन यू हैव टू मॉडिफाई इट एंड मोल्ड इट अकॉर्डिंगली कि ज़्यादा रेपिटेटिव ना लगे, बट पॉइंट्स इसके अंदर थोड़े बहुत हमारे सिमिलर से आ सकते हैं, बट वी हैव टू नोटिस कि हम जो इसके अंदर एग्जाम्पल्स हम यूज़ करेंगे दे विल बी फ्रेश, दे विल बी यूनिक। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड है, नाउ दिस इज वन क्वेश्चन जो सबको पता ही है कि पेपर में आएगा ही, पीडीएस है, हमने पढ़ा हुआ है, सिलेबस में क्लियरली दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है जो पक्का ही आएगा। पीडीएस बताएंगे हम लोग, ये हमारे पेजेस हैं 2, है ना, आपको बनाना है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना डायग्राम बना सकते हो, है ना, पीडीएस का ये ऐसे ऐसे होता है, वेयर हाउस ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये वो होता है ना, फिगर फ्लो फिगर, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। हम बताएंगे पीडीएस जो है कितना परसेंटेज जो है, ये वो जो भी हमारे परसेंटेजेस हैं हम उनको यहाँ पे यूज़ करेंगे, आप अच्छे से इसके ऊपर नोट पहले ही बना के रख लो, वन क्वेश्चन दैट विल बी रिपीटेड, है ना, देन इट विल बी हाउ विल इट बी, मेजर चैलेंजेस बताने हैं, तो अब हम बताएंगे हाँ मेजर चैलेंजेस ऑफ पीडीएस, वो है 1 2 3 4 5 की मिडिल मैन है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है, होर्डिंग हो रही है ना, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, लोगों को नहीं मिल रहा है, ग्रेन वेस्टेज हो रही है, वेयर हाउसेस का शॉर्टेज है, जो भी हमारा चल रहा है हम लोग इसके अंदर लिखेंगे। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि हाउ कैन बी इट बी मेड मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, है ना, फिर हम लोगों का अब 2 सब पार्ट्स हैं, इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट, हाउ इट कैन बी मेड मोर इफेक्टिव, क्योंकि दोनों टर्म्स बहुत अलग हैं,
इफेक्टिव है कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि सबको मिल रहा है, ट्रांसपेरेंट है कि जो इसके अंदर सिस्टम के अंदर इनहेरेंट ओपेसिटीज़ हैं, ब्लैक होर्डिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, ये सब हमने प्रिवेंट करना है। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर इफेक्टिव का ये बता दिया। अब ट्रांसपेरेंट भी आएगा, हाउ इट कैन बी मोर ट्रांसपेरेंट, देन वी विल यूज दिस माइक्रो डायग्राम, है ना। देन हम कंक्लूजन में लिख देंगे कि हमें ये अपना जो भी है, अगर फॉर एग्जांपल शांता कुमार कमेटी है या कुछ है तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे, और प्लस हम लोग ओवरऑल हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं ना, हम लोगों को ये करना चाहिए सो दैट जो हमारा है, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये है पावर्टी और हंगर वाला, वो हमारा जो है एलिमिनेट हो जाए। तो मोस्टली दिस इज़ द अप्रोच दैट वी हैव टू टेक इन आवर आंसर्स, एंड दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली डिड, है ना। सो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अब इसके अंदर के जो पॉइंट्स है ना, दैट वुड बी यूनिक फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, है ना। अब ये नहीं है कि मैं आपको सेम पॉइंट लिख के बताऊंगा कि हाँ ये वाला पॉइंट ही हम लोग लिखेंगे इस आंसर के अंदर। दिस इज मोर ऑफ एन अप्रोच थिंग। अब मैं आपको बोलूँ कि मैं पीडीएस आपको पढ़ाऊंगा तो वो तो आपको भी लगेगा कि यार इट इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि पीडीएस का नोट हर जगह पड़ा है दुनिया में, है ना। और पीडीएस इज वन टॉपिक जो आप सबने पढ़ा भी होगा, बट इट इज़ ऑल अबाउट कंसोलिडेटिंग इट एंड प्रेजेंटिंग इट एट द राइट टाइम एट द राइट मोमेंट, है ना। एक तरीका होता है उसका, तो हमने ये करना था। तो उसके बाद थर्ड है इलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। फूड प्रोसेसिंग कंट्रीब्यूट्स इतना 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 टू द इकोनॉमी, है ना, और इतने परसेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, इट इज़, है ना। यहाँ पे हमने ये वाली बात कर दी। कंक्लूजन हमने पहले ही सोच लिया, इट इज़ वन ऑफ द सनराइज सेक्टर्स, है ना। और फूड प्रोसेसिंग करेंगे तो हमारा यही हो जाएगा, फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी, है ना, बाय 2025 जो गवर्नमेंट का टारगेट है ये वो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, है ना, फ्लो चार्ट बना के कि स्कीम्स फॉर फूड प्रोसेसिंग में गवर्नमेंट 1 2 3 4 5, जिसके अंदर पीएम संपदा स्कीम आ गई है ना, पीएम एफएमई स्कीम आ गई है ना। जो भी हमारी स्कीम्स हैं वो सारी इसके अंदर आ चुकी हैं जो याद करके गए हैं हम लोग, है ना। तो फूड प्रोसेसिंग का बता दिया। अब हम बताएंगे सबसे पहले तो कि स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अब अगेन स्कोप और सिग्निफिकेंस बहुत अलग चीज़ें हैं। स्कोप के अंदर हमारा क्या होता है, एक चीज़ हमारी है सिग्निफिकेंस, एक चीज़ है स्कोप। स्कोप है कि इंडिया के अंदर क्या ऐसा है कि हमारी फूड प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए, है ना। सो इसके अंदर हमारे पॉइंट्स क्या रहेंगे स्कोप के, है ना। सबसे पहले फॉर एग्जांपल थोड़े से एग्जांपल्स दे देता हूँ कि स्कोप क्या होता है किसी चीज़ का, कि हाँ यार इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा है, हाँ हमारे फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, है ना। हमारे पास जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे हम लोग जो है वहाँ पे उनको अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग हब्स वगैरह लगा दें, जैसे कि, है ना, मेगा फूड पार्क स्कीम हो गई है, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा स्कोप हो सकता है कि हम काफ़ी वो करें। हमारी जो पॉपुलेशन है, इसके अंदर आप कुछ भी डाल दो, हमारी पॉपुलेशन है वहाँ तक अभी प्रोसेस्ड फूड पहुँचा नहीं है, और जितना पहुँचा है लोगों के पास जो है वो पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है, वो प्रोसेस्ड फूड खरीद सकते हैं, है ना। तो उससे ओवरऑल हमारे को क्या क्या स्कोप है इंडिया के अंदर एज ए कंट्री, ठीक है। कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसका स्कोप बहुत है कि वो, है ना, एक्सपोर्ट हो जाए, बाहर चला जाए, है ना, और हम लोगों को जो है इनकम मिल जाए। अगेन स्कोप और सिग्निफिकेंस के अंदर एक थिन लाइन है, हमने वो क्रॉस नहीं करनी। तो स्कोप आपने बता दिया, देन वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स द सिग्निफिकेंस। क्या है सिग्निफिकेंस? तो बहुत ही है फूड प्रोसेसिंग की, और हम सबको पता ही है ना, फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी, रूरल एरियाज़ में है जो थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ सब चीज़ों का इंप्रूव हो जाएगा, हमें हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। सो ऐसे ऐसे करके हम लोग सारे जितने भी डायमेंशन में पॉइंट जनरेट कर सकते हैं हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर इसके बाद हम बताएंगे देयर आर स्टिल सम चैलेंजेस जो है वो परसिस्ट कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग में, एंड इफ वी हैव स्पेस, यहाँ क्योंकि स्कोप इतना ज़्यादा लंबा नहीं आएगा, स्कोप हो सकता है यहाँ खत्म हो जाए, देन यहाँ से आपका सिग्निफिकेंस चलेगा, देन देर यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, देन यहाँ पे आपके सोल्यूशन आएंगे। तो हमने 4 सब पॉइंट्स में अगेन डिवाइड कर दिया है। हमारा अच्छा इंट्रोडक्शन है परसेंटेजेस के साथ, और हमारा कंक्लूजन है सनराइज सेक्टर है ना, विद द हेल्प ऑफ कि जो फार्मर्स इनकम डबल करनी है, ये वाला हमारा टारगेट है, ठीक है। सो ऐसे करके हमारा जो क्वेश्चन है वो डिवाइड होएगा पार्ट्स में। तो अगेन ये वाला क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री हैज लेड टू न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस इन द कम्युनिटी, व्हाट आर दोस चैलेंजेस एंड व्हाट स्टेप्स नीडेड टू बी टेकन टू, है ना, मीट देम। तो अब सबसे पहले हम बताएंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में पहले इतनी थी, अब पहले इतनी थी, अब फॉर एग्जांपल 69.7 हो गई है, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले इतनी थी अब इतनी बढ़ गई है। अब इसके अंदर एक इनहेरेंट सब पार्ट है जो हमें आइडेंटिफाई करना है। ये इंक्रीज तो हो गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़रूर, बट क्यों हुई है ना। सो हम पहले बताएंगे वाई इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना। लोगों को अवेयरनेस बेटर आ गई है, गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी नेट सब बेटर है ना। जो हमारा ओवरऑल हेल्थ का जो सिस्टम है वो बेटर इंप्रूव हो गया है ना। सो ये हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया के अंदर बढ़ गई है, ये उसके रीजंस हो गए, है ना। तो अब हम बताएंगे व्हाट आर द चैलेंजेस टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाले जो बढ़ गए हैं, है ना, जो बेसिकली हमारा जीरियाट्रिक एज ग्रुप है। तो अब हम लोग जीरियाट्रिक एज ग्रुप के थोड़े से चैलेंजेस बताएंगे कि हाँ यार उनके पास थोड़ा इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं रहता है। एक है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर कोई स्पेशलाइज जो है जीरियाट्रिक ओपीडीज नहीं है ना, मोस्टली सिर्फ टर्शरी हेल्थ सेंटर्स में कहीं कहीं अवेलेबल है, पीएचसी लेवल पे तो कुछ भी नहीं है ना। तीसरा है उनको अवेयरनेस नहीं है। चौथा है उनको कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, कि वो दोबारा से इकोनॉमी में किसी तरह से जो है कंट्रीब्यूट कर सके इफेक्टिवली, है ना। तो ऐसे करके हमने पॉइंट जनरेट कर लेने हैं कम से कम 6 से 7। अब हमारे आगे हैं सोल्यूशंस। अब हम सोल्यूशंस अगेन ऐसे करके बना सकते हैं सोल्यूशंस,
ये हमारे क्या हो सकते हैं कि स्टेप्स, हम इसमें अब सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, रादर हम लोग लिखेंगे कि स्टेप्स नीडेड टू मीट देम। ठीक है, स्टेप्स नीडेड टू मीट दीज चैलेंजेस। अब हम बताएंगे कि हाँ हम लोग हॉस्पिटल्स को थोड़ा रिवैम्प कर सकते हैं कि है ना जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए। हम लोग जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, उनको वोकेशन यूज़ कर सकते हैं हम थोड़ा सा, है ना, उनको थोड़ा सा स्टार्टअप की ओर मोटिवेट कर सकते हैं कि उनको अगर बिजनेस का एक्सपीरियंस है तो भैया आप अपना स्टार्टअप खोलो और बंदे एम्प्लॉय करो, उनको काम सिखाओ और उनको आगे बढ़ाओ, है ना। सो ऐसे करके हम लोगों ने अपने सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। फिर हम अल्टीमेटली यहाँ पे लिखेंगे कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवर लॉन्गिविटी डिविडेंड, जो कि हमारे पास काफ़ी अच्छा है ना, एंड फोकस ऑन आवर सिल्वर इकोनॉमी, अगेन अनदर टर्म यूज्ड फॉर द जीरियाट्रिक एज ग्रुप, है ना, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली इन आवर इकोनॉमी, है ना। ओवरऑल इंडिया की भी ग्रोथ होगी और उनकी पर्सनल सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, उनका पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर रहेगा। चैलेंजेस और यहाँ पे और सोशल चैलेंजेस भी हैं, है ना, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली हो रही है, तो उनको थोड़ा सा इसके अंदर चैलेंजेस में हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, अगेन विच वुड बी फिजिकल, विच वुड बी, है ना, साइकोलॉजिकल स्लैश मेंटल, है ना, कि उनको डिप्रेशन एंजाइटी ये सब होती है ना, लोनलीनेस होती है, एलियनेशन होती है, आइसोलेशन होती है। फिजिकल में हम सबको पता ही है कि है ना सारे होते हैं कि स्ट्रोक्स होते हैं, कार्डियोमायोपैथीज होते हैं, जो भी होते हैं। तो ऐसे करके हमारे आंसर के अंदर इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, इतने ज़्यादा डायमेंशन है, इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं कि है ना एग्जामिनर बोर ही नहीं होगा पढ़ते हुए, और आप भी लिखते हुए थक जाओगे कि यार मैं इतने सारे पॉइंट्स जनरेट कर रहा हूँ। तो आपके पेपर में कभी भी कोई खाली स्पेस नहीं छूटेगी, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि है ना आप कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक को है ना टारगेट नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हो, सब पार्ट्स बना बना के। एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड कि हाँ यार इसने ये सारे सब पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, एंड व्हाट मोर कैन बी आस्क्ड फ्रॉम अ क्वेश्चन, देयर इज नथिंग एल्स। ठीक है, तो अगेन ये वाला क्वेश्चन था जो मुझे पर्सनली बहुत लोगों ने पूछा कि ये आपने कैसे टैकल किया कि ना सेल्यूलोज आ गया है, तो नेचुरल प्रोसेसेस क्या है जो है ना ये बिफोर यील्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड अदर एंड प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बना दिया फ्लो चार्ट, है ना, कि ये कोई पौधा था, है ना, यहाँ पे ये सेल्यूलोस हो गया ऐसे करके, तो इसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गई है ना, मैंने बता दिया कि सैप्रोट्रोफिक हो गई है, बैक्टीरियल हो गई है, कुछ भी हो गई है ना। ऊपर से ऐसी सन बना दिया कि भाई इसकी रेस का भी इम्पैक्ट पड़ता है। फिर क्या हुआ कि है ना बैक्टीरिया वगैरह ने ऐड करा, ये ऐसे ह्यूमस टाइप वाली चीज़ कुछ बन गई है, तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में आ गए हैं और वापस प्लांट ने ले लिए हैं एक तरह से। तो सेल्यूलोज की डिग्रेडेशन प्लस न्यूट्रिएंट साइकिल। अब सेल्यूलोज के अंदर वैसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, बट इट वाज जस्ट एन एग्जांपल कि सेल्यूलोज इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स जो प्लांट का है जो डिग्रेड होता है। ठीक है, तो ये है हमारा। सो अब ये है कि नेचुरल प्रोसेसेस हैं, तो अब यहाँ पे अपने एक ऐसी फ्लो चार्ट बना दो कि सेल्यूलोस है। अब हम सबको पता है सेल्यूलोस इज अ फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स शुगर, है ना, थोड़ा ऐसा सा होता है। तो इसके अंदर हमें पता है कि है ना ये ऐसे करके आप बना दो कार्बन का, है ना, कोई भी ग्रुप की ऐसे 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 सेल्यूलोस था, ये ब्रेक डाउन हो गया इनटू स्मॉलर ओलिगोसैकेराइड्स, है ना, और अल्टीमेटली जो है वो बन गया CO2, है ना, वाटर एंड अदर एंड प्रोडक्ट्स। थोड़ा सा मुझे पता है इसमें मैंने जो केमिस्ट्री 11th 12th में पढ़ी थी उसका थोड़ा सा बेनिफिट आया होगा, बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट एनीथिंग दैट वी कैन नॉट डू। देन है ना डिवाइड कर दिया उसको, है ना, सैप्रोट्रोफिक में डिवाइड कर दिया है ना, फंजाई वगैरह करते हैं, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन में डिवाइड कर दिया है। इसके अलावा कुछ कुछ खुद से ही अपने पॉइंट्स वहाँ पे ऑन द स्पॉट मैंने जनरेट करे हैं, है ना, ये फ्लो चार्ट वगैरह नहीं इतनी जगह घेर ली थी। फिर अल्टीमेटली थोड़ा सा कंक्लूजन में तो हम पहले यही लिखेंगे कि यार सेलुलोज जो है उसको हमें थोड़े से बेनिफिट्स भी होते हैं, है ना, सरफेस पे वो डिपॉजिट होता है ज़रूर, है ना, तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो इसके बेनिफिट्स होते हैं कि भाई ये जो है वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करेगा, है ना, जो हमारे फ्लड्स फ्लैश फ्लड्स आते हैं उनको थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकता है, तो हमारा ट्री कवर होना चाहिए और इंडिया को ट्री कवर के लिए यही टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्यों इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ये वाली बात कंक्लूजन में आ जाएगी। ऑप्टिमिस्टिक वे फॉरवर्ड, थोड़ा सा लिंक टू द क्वेश्चन, है ना, तो ये वाली बात इसके अंदर आ जाती है। इसके अंदर अगर आपको पता है कुछ कुछ प्रोसेस डिग्रेडेशन के, तो दैट इज़ नथिंग लाइक दैट, है ना, कि आप लिख दो यार ह्यूमिफिकेशन होता है ना, ये होता है ये होता है। तो अगर आप यही वाली चीज़ को थोड़ा सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे बना दो तो नथिंग लाइक इट, है ना, और थोड़ा सा अपने सैप्रोट्रोफिक और बैक्टीरियल जो डिग्रेडेशन है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया, है ना। सो सम वन क्वेश्चन दैट यू आर अबाउट टू लीव, है ना, यू आर एबल टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, यू आर एबल टू ड्रॉ अ टेबल, यू आर एबल टू ड्रॉ अनदर फ्लो चार्ट, है ना, सो एंड यू आर एबल टू गिव अ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन, है ना। उसके बाद सेल्यूलोज की थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दी कि क्या होता है वो, ये ना प्लांट होता है उसके सरफेस के ऊपर होता है सेल्यूलोज, है ना। तो ये सब बातें हैं। तो थोड़ा सा हमको जो क्वेश्चन नहीं आता उसको अगेन हम लोग थोड़ा सब पार्ट से डिवाइड करेंगे। अब वो वही बोलेगा सेल्यूलोज जो है सरफेस ऑफ प्लैनेट अर्थ पे डिपॉजिट होता है, तो आप बताओगे कि कैसे डिपॉजिट होता है ना, कि सेल्यूलोज के बारे में तो दो चार उसकी क्वालिटीज़ बता देना आपकी क्या क्या होती हैं। तो मतलब अगर आपको लगता है साइड में बता देना है ऐसे करके सेल्यूलोज ये होता है ना, कि स्टार्च का पॉलीमर होता है ना, थोड़ा सा है कि प्लांट के अंदर है जो इवेपोरेशन वगैरह के अंदर रोल प्ले कर सकता है
है ना, जो भी है। सो ऐसे करके यू जस्ट मेक इट सीम लाइक यू नो द आंसर, है ना, एंड यू शुड राइट सम टर्म्स जो आपको लगता है यहाँ पे रेलिवेंट है ना। सो दिस इज हाउ दिस आंसर वाज गोइंग टू बी टैकल्ड। आई अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन किसी को भी है जो 100% पूरी तरह से नहीं आता है, बट एट द सेम टाइम यू कैन जस्ट गिव इट अ थॉट, यू कैन गिव इट अ ट्राई। जहाँ पॉसिबल है, नहीं समझ आ रहा है, फ्लो चार्ट डायग्राम बना दो और है ना, बात खत्म करो और आगे बढ़ो। तो ये इन क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करना होता है। अब अगर मेरे को इस क्वेश्चन में मैं छोड़ देता 0 मिलता, अब हो सकता है अभी मुझे 3.5 से 4 नंबर ही मिल गए हो, है ना, यू नेवर नो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक नंबर पे अगर मैं बताऊँ रैंक 69, 70, 71 तीनों के नंबर बराबर हैं, और एक नंबर की बात है, और यहाँ पे तो 4 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, 4 नंबर पे तो, और ये तो बिल्कुल टॉप रैंक्स है, 200-250 पे तो एक एक नंबर पे 10-10, 15-15 बच्चे होते हैं। तो है ना, 4 नंबर कुड वर्चुअली भी 40 to 50 रैंक का फर्क, इवन मोर, 100 भी हो सकता है। तो यू डोंट नो, सो एक एक नंबर को ऐसे करो कि यार आई नीड दैट मार्क, ठीक है। वी विल नॉट लीव एनीथिंग, वी विल अटेम्प्ट हाउ एवर बेस्ट वी कैन, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग है, वी अंडरस्टैंड, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में, प्रीलिम के टाइम पे बना देंगे हम लोग डायग्राम फोटोकेमिकल स्मॉग का, व्हीकल बना देंगे एमिट करता हुआ, है ना, SOx NOx जो भी है, एरोसोल्स वगैरह वो सब बता देंगे, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। बट हाँ, गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल अब हमें नहीं पता कि क्या है, बट फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में बोला तो हाँ यार, एरोसोल्स वगैरह इनके बारे में ही होगा ना गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल, है ना, थोड़ा सा। तो इसलिए उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिख देंगे कि कैसे हमने बोला कि यार हम ये जो पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स हैं, NOx SOx, है ना, और जो हमारे फोटो केमिकल एलिमेंट्स हैं, इन लोगों को, ओजोन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। तो हम लोग बताएंगे गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल इन सब चीज़ों के बारे में था। अब मैं अच्छे से, अब मैंने पढ़ा हुआ है अब गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल पेपर के बाद, मैं हो सकता है आपको पूरा एग्जैक्ट बता दूं, बट मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पेपर में क्या सोच के क्या लिखा था, तो उससे रिलेटेड ही होगा। तो हम लोग जो, अगर हमारे 2 पेजेस हैं, तो हम लास्ट का जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल समझा देंगे, फिर यहाँ पे अपना कंक्लूजन कर देंगे कि ऐसे हमने फोटोकेमिकल स्मॉग को प्रिवेंट करना है ना। तो फॉर्मेशन इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन तो बहुत सिंपल है ना, सो हम लोग वो ईजिली कर सकते हैं। अगेन एग्जाम्पल, मैकेनिज्म अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हम यहाँ पे इंडिया का मैप बना देंगे सबसे पहले, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंटेक्स्ट में उसने पूछ ही लिया है, ठीक है। फिगर क्लाउड बर्ड्स इन इंडिया बता देंगे, हाँ यार इस वाले जोन में बहुत आते हैं, है ना, यहाँ पे बहुत आते हैं। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा अपना क्लाउड बर्ड्स का, चाहे आपको नहीं भी पता हम बता देंगे। डिस्कस 2 रिसेंट एग्जांपल्स हैं, 2 एग्जांपल्स पता ही होते हैं, बताया लेह क्लाउड बर्स्ट हुआ था, है ना, उत्तराखंड में चमोली में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, है ना। सो ये वाले एग्जाम्पल जो है वो भी याद रहते हैं, जो उस टाइम रिसेंटली क्योंकि हुए थे, तो इसलिए मेरे दिमाग में भी थे मेंस के टाइम में। अब आपको लग रहा होगा कि यार पता नहीं क्या है, पर क्लाउड बर्स्ट वॉज अ बिग थिंग थोड़ा सा मेन से पहले वाले टाइम में, है ना। सो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। तो 2 रिसेंट एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगेन क्लाउड बर्स्ट की बात है, तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉ द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल यहाँ पे, है ना, कि क्या हो गया क्लाउड बर्स्ट, तो हम कैसे उसको करेंगे। तो मैकेनिज्म हम लोग बता देंगे कि अगर आपको मैकेनिज्म भी बनाना है, आप मैकेनिज्म भी बनाओ, है ना, कि कैसे ये माउंटेन्स होते हैं, जो हमारा ये पानी है ये ऐसे ऐसे राइज करता है, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स जो है माउंटेन से टकराते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, क्लाउड बर्स्ट सडन हो जाता है, ऐसे वैसे हम एक डायग्राम बना के भी उसको समझाएंगे। फिर हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे, ये है डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात कर ली है ना। फिर हम लोग बताएंगे कि इससे क्या चैलेंजेस होते हैं, थोड़े से हम बताएंगे कि हाउ वी कैन मिटिगेट, है ना, मिटिगेट द क्लाउड बर्स्ट। एंड देन अल्टीमेटली हमने बता दिया कि 2 रिसेंट एग्जांपल्स ये हुए हैं, और उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे कि हमें कैसे जो क्लाउड बर्स्ट है उनको हमें मिनिमाइज करना चाहिए, और उससे हमें क्या क्या ओवरऑल ओवर आर्चिंग माइक्रोस्कोपिक बेनिफिट्स रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर आंसर शुड बी। Going to the next one, discuss the types of organized crime, describe the linkages between terrorist and organization that exist at national ट्रांसलेशन लेवल। अगर अब आपने सिलेबस देखा हो, है ना, यूपीएससी का मेंस का, प्लीज़ एक बार सिलेबस पे नज़र मारना, है ना, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो तो हम करेंगे अच्छे से। सेम क्वेश्चन है, लिंकेज बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, एग्जैक्टली सेम। तो है ना, इसके अंदर अगेन यू कैन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स है, उसको आप साइड में बॉक्स फॉर्म में बनाओ, है ना, उसके अंदर लिखो। बट अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसका घर से अच्छे से टेम्पलेट बना के जा सकते हो, है ना। उसके अंदर आपको जो अपनी क्रिएटिविटी करनी है डायग्राम की, जो माइक्रो डायग्राम बनाना है आप बनाओ, कोई उसमें रोक टोक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो व्हाट आर द मेरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया। तो मेरे को पहले ही पता था, मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने एक आंसर राइटिंग का वीडियो बनाया था अभी, वो भी होगा साथ में किसी लिंक में, तो उसके अंदर मेरे को पता ही था कि यार मेरी टाइम सिक्योरिटी के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंटरनल सिक्योरिटी में 4-5 तो क्वेश्चन है, तो है ना, हमने बना दिया इंडिया, है ना, अपना फिर से अच्छे से बनाना है, तो आप सिर्फ नीचे वाला पार्ट भी बना सकते हो अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा वो है। मेरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है ना, टेररिस्ट यहाँ से आ सकते हैं, है ना, ड्रग्स वगैरह यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ से आ सकते हैं, है ना, यहाँ पे जो है श्रीलंका वगैरह है ना, वहाँ से कुछ हो सकता है इशू हमारे यहाँ पर कुलेट कर जाए, है ना। तो जो भी आपको दिमाग में आ रहे हैं ना मेरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस, सारे डाल दो, मैप के फॉर्म में शो कर दो, और अलग अलग चीज़ को अलग अलग चीज़ तरह से लेबल कर दो, है ना, कि ये बात है। फिर उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल आप ये भी लिख दोगे कि, है ना, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है,
यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि है ना मलक्का स्ट्रेट और ये सब की हेजीमनी है। यहाँ पे आप डाल सकते हो कि हाँ यार ये चाइनीज़ डोमिनेंस आ रही है साउथ चाइना सी से लेके पैसिफिक या इंडिया पैसिफिक वाले रीजन तक, है ना। सो ये सब मेरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, है ना। सो हम लोग ये लिखेंगे कि क्या क्या है मेरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस, इसमें आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड अगेन प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स टेकन टू इम्प्रूव द मेरिटाइम सिक्योरिटी। कहीं ना कहीं आपको आते होंगे। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को ऑर्गेनाइजेशनल ज़्यादा अच्छे से आते हैं, टेक्निकल और प्रोसीजरल इतने नहीं आते, तो टेक्निकल और प्रोसीजरल को क्लब करके पॉइंट्स लिख देना। अगर आपको लग रहा है यार तीनों के बारे में नहीं आते तो तीनों को क्लब कर देना, बट इट इज़ बेटर कि अगर आपको तीनों के बारे में दो दो तीन तीन इनिशिएटिव भी पता है तो उनको अलग अलग करके साइलो अप्रोच में लिख दो, दैट वुड बी लॉट्स बेटर। ठीक है। सो इसके अंदर आप सारे अपने लिख दो कि यार हमारे ये जो युद्ध अभ्यास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। सारा कुछ आप लिख सकते हो जो भी मेरी टाइम में चल रहा है। इसके अंदर आप जो है थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हो कि हाँ यार क्वाड हो रहा है, तो वो भी थोड़ा सा सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा, है ना। इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन है, इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम है, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि IORA और IONS के हम लोग मेंबर हैं, तो हम लोग थोड़ा इंडियन ओशन को भी चाहेंगे कि हम सिक्योर रखें अपना, है ना, ताकि कोई और कंट्रीज़ पे हेजेमनी ना बनाए और हम लोग थोड़ा सा अपना ब्लू डिप्लोमेसी जो है वो शो करें, गुजराल डॉक्ट्राइन जो है हम लोग वो शो करें, है ना। सो ये सब बातें कंक्लूजन में आएंगी। तो इस आंसर का ये अप्रोच रहेगा मोटा मोटा, है ना। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, सजेस्ट द ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। तो पहले तो ये वाली स्टेटमेंट है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेंट पास्ट लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। नाउ वी विल से कि हाँ एक्सप्लेन करनी है स्टेटमेंट, तो मतलब ये स्टेटमेंट सही होगी उसके हिसाब से, है ना। तो हम लोग बात बोलेंगे कि ठीक है लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर हुई है। लेबर प्रोडक्टिविटी क्यों इंक्रीज हुई है ना, हमारी लेबर कोड आया है न्यू, ये वो हम सारा कुछ बताएंगे, है ना। उसके अंदर कि जो है वोकेशनल है, स्किलिंग है, बेटर हुई है ना। एक पॉइंट तक हम लोग चाहे अगर आपको बनाना है ग्राफ भी बता देंगे कि हाँ एक पॉइंट तक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई थी, स्टैग्नेंट हो गई थी, फिर जब जितनी हम लेबर फोर्स इंक्रीज कर दी थी हमने, फिर जब लेबर प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और शूट कर गई। ठीक है। सो हम लोग ये वाला डायग्राम ऐसे करके बना सकते हैं इसके अंदर ग्राफ के फॉर्म में। तो ये वाला आपने फर्स्ट कर दिया, फिर आप बोलो नहीं एट द सेम टाइम ऐसी बात भी नहीं है, लेबर प्रोडक्टिविटी जरूर इंक्रीज हुई है, बट एट द सेम टाइम हमने और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं, सोशल क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इंप्रूव हुई हैं, है ना, जिसने हमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो ये वाला बात आ गया इसके अंदर। ठीक है। फिर एक्सप्लेन आपने कर दिया, सजेस्ट द ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, है ना। सो अब हमने ये वाली बात करनी है कि हमें मोर जॉब्स क्रिएट करनी है। तो ग्रोथ पैटर्न इसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम बताएंगे सेविंग्स कैसे होनी चाहिए। ग्रोथ पैटर्न जो है इसके अंदर आपको बहुत ही ओवर आर्चिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर के अंदर हमारे को इम्प्रूव करना है, हमें, है ना, अपना हेल्थ वाले डोमेन में अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें जो MSME है, स्टार्टअप्स है, वो हमारी जो ग्रोथ है वो लीड करेंगे, हमारा टूरिज्म का पोटेंशियल है वो लीड करेगा। तो ये हमारा ग्रोथ पैटर्न होना चाहिए। इसके अंदर बताएंगे कोविड के बाद कैसे हमारा वी शेप रिकवरी भी हो गया था, है ना, हमारा यू शेप की जगह की हमने बहुत रैपिडली जो है वापस रिकवर किया था अपने आप को। तो जो क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स है वो कैसे होगा, हमारे MSME से होगा। MSME की सारी स्कीम डाल दो, MSME संबंध हो गया है ना, ये हो गया, वो हो गया, PLI स्कीम्स हैं। हम लोग ग्रीन एनर्जी को एम्ब्रेस करेंगे तो वो हमारी जो है मोर जॉब्स क्रिएट करेगा। R&D में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारा मोर जॉब्स को इंक्रीज़ करेगा। हम लोग अगर डिजिटाइजेशन को करेंगे, अगर आपको लगता है कि उससे लेस जॉब्स हो जाएंगी, बट वो बात नहीं है, उससे बल्कि न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। ChatGPT आया है तो कोई बंदा ChatGPT चलाने वाला भी आएगा। ठीक है। तो ऐसे करके हमारा बहुत ज़्यादा, हमारा ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ पैटर्न है जो ऐसे करके चलेगा हमारा। तो इसके अंदर हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स डालेंगे फिर लिबरली, है ना, साइड में बॉक्स बना के कि ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो हमारी लेबर के लिए आजकल आई हुई हैं, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए जो स्कीम्स आई हैं वो भी हम याद करके जाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एट द सेम टाइम हमें जो भी चीज़ आपको लगता है कि एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर की स्कीम्स डालेंगे, MSME है तो MSME की स्कीम्स डालेंगे, है ना। सो हमारा आंसर ओवरऑल बड़ा रिच सा वो होगा। अगेन थोड़ा सा वो क्वेश्चन है जिसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एट द सेम टाइम आपको एक बार अंडरस्टैंड करना है एंड देन डायमेंशन जनरेट करके आपको आंसर लिखना है। ठीक है। तो ये है, डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ एनर्जी नीड्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? ऐसा क्वेश्चन है, हमेशा आपने बोलना है येस इंडिया विल मीट, है ना। क्यों नहीं मीट करेगा भाई, हम लोग यही तो करने आ रहे हैं सर्विस में, हम लोग करवाएंगे मीट। बट पहले आपने बता दिया कैसे वो मीट करेगा कि हाँ करेगा। हमने ये वाली बात करी है, पंच अमृत हम लोग अपना लेके आ रहे हैं, हमने बड़ी अच्छे से अपने ओपन प्रोक्लेमेशन कर ली है इस बात को। हमने, है ना, PLI स्कीम लेके आए हैं सोलर सेल्स के लिए, है ना, ग्रीन एनर्जी के लिए हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन चल रहा है ना, ग्रीन एनर्जी के लिए क्या चल रहा है, नेशनल ऑफशोर मिशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो हाँ बिल्कुल मीट कर सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोगों की ये सारी स्कीम्स है। तो इट लुक्स प्रॉमिसिंग, बट एट द सेम टाइम सम चैलेंजेस रिमेन कि हाँ इंडिया के यार अभी तक इतने 10% ही EVs आ पाए हैं, हर एक पेट्रोल पंप पे वो आ नहीं रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट्स जो है बड़े दूर दूर हैं, है ना। जो हाइड्रोजन ये सारे जो सब्सिडीज़ वगैरह है
है ना, ये जो है वो इतने ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है कि हम लोग उसके ऊपर ही पूरा ज़्यादा शिफ्ट कर जाएं। अभी भी जो है फॉसिल फ्यूल जो है वो ज़्यादा इनएक्सपेंसिव पड़ता है लोगों को, है ना, इंडस्ट्रीज़ को यूज़ करना। सोलर एनर्जी की वन टाइम कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा लैंड इकट्ठा कहीं करना कि जहाँ पे हम लोग सोलर एनर्जी लगाएं वो थोड़ा सा मुश्किल है। ऑफशोर प्लांट्स की जो है मेंटेनेंस वगैरह बहुत महंगी होती है। तो ऐसे करके हमारे ये सारे चैलेंजेस हैं, है ना। सो उसके बाद वो बोलेंगे हाउ विल द शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव। बहुत सिंपल है, लोगों को सस्ता पड़ जाएगा, है ना। उनको पता चलेगा कि एक बार, क्योंकि स्टार्टिंग का ही खर्चा ज़्यादा होता है रिन्यूएबल्स का, लॉन्ग टर्म में सस्ता ही पड़ता है। तो स्टार्टिंग की सब्सिडी से एक बार आपने शिफ्ट करवा दिया तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ये सब करेंगे। एट द सेम टाइम जो है उसके अंदर जीएसटी वगैरह टैक्स लग के जो हमारा है फॉसिल फ्यूल्स के अंदर वो बहुत महंगा भी पड़ता है लोगों को। तो मे बी दे वुड वांट टू शिफ्ट टू अल्टरनेट एनर्जी। तो ऐसे ऐसे करके हम अगेन उसके अंदर 5 और पॉइंट्स और बना देंगे, है ना। और अल्टीमेटली हम बोल देंगे कि हाँ, इंडिया को ऐसे ऐसे करना है, हम लोग अपना टारगेट अचीव करेंगे। उससे हम लोग ग्लोबल सॉफ्ट पावर भी बनेगी, ग्लोबल वार्मिंग भी प्रिवेंट होएगा, हमारा फॉरेस्ट कवर भी बढ़ जाएगा, सब कुछ हम लोग डाल देंगे, है ना। हमारा जो AQI इंडेक्स है वो सब भी कम हो जाएगा, ये वो सब कुछ इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं कंक्लूजन के अंदर, ठीक है। तो आंसर जो है हमारा मल्टीपल डायमेंशन में चलेगा, मल्टीपल सब पार्ट्स में चलेगा, है ना। दैट इज द ओनली की फॉर अ एग्जाम। व्हाट आर द मेन बॉटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अब इसके अंदर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि मार्केटिंग के अंदर क्वेश्चन पूछा है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है पूरा, सिर्फ मार्केटिंग का है ना। सो इसके अंदर हम लोग जब अपना डायग्राम बनाएंगे तो हम यहाँ पे एक बता सकते हैं कि, है ना, ये हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इसकी अपस्ट्रीम ये है, इसकी डाउनस्ट्रीम ये है, और हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट ये बन रहा है, ठीक है। तो हम बताएंगे कि इसके अंदर चैलेंजेस हो सकते हैं, इसके अंदर चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ये फिगर हो गया हमारा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो हम इसके अंदर फिर जेन्युइनली बताएंगे कि, है ना, बॉटल नेक्स जो है अपस्ट्रीम के अंदर क्या है, बॉटल नेक्स जो है डाउनस्ट्रीम के अंदर क्या है ना। बट आई वुड रिकमेंड कि जैसे अगर आपने, है ना, अपना ये वाला पार्ट कर दिया ना आपने अपस्ट्रीम वाला ऐसे करके, तो डाउनस्ट्रीम वाला जो हमारा पार्ट आएगा ना, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये है हमारा अगला पॉइंट। तो आपने बॉटल नेक्स ये बता दिए हैं, फिर एट द सेम टाइम बॉटल नेक्स भी थोड़ी क्वेश्चन छोड़ देना है। अब हम सोल्यूशन भी तो बताएंगे क्या होंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये हमारे सोल्यूशन रहेंगे, है ना। फिर हम बोलेंगे कि हमने जो सोल्यूशन अपने किए हैं, हर एक सोल्यूशन के साथ एग्जाम्पल भी आएंगे, हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स आएंगे, है ना। और मार्केटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ब्रांडिंग करेंगे, NGO CSO उसको हम लोग इकट्ठे बोलेंगे आने को, है ना, कि आप अच्छे से मार्केटिंग करो, मिडल मैन वाला सिस्टम हटा देंगे हम लोग, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग करेंगे, एग्जाम्पल E-NAM हो गया है हमारा जैसे, है ना। तो ऐसे करके हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के भी एग्जाम्पल डालेंगे, है ना, इनके बीच में यहाँ पे भी हम लोग डालेंगे। हम लोग यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं रियली हम वो डालेंगे कि एग्जाम्पल जो है ना, मार्केटिंग क्यों हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फंडिंग नहीं है लोगों के पास, है ना, ये वाले चैलेंजेस हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट में इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है कि पहुँचते पहुँचते ख़राब ही हो जाते हैं, वेयर हाउसेस की स्टोरेज की बहुत दिक्कत आती है ना। हम लोग फूड प्रोसेसिंग ही इतनी नहीं करते कि हम उसकी मार्केटिंग अच्छी कर पाए, है ना। सो ये सारी बातें आ जाती हैं हमारी। तो इसके अंदर आप एग्जाम्पल डालो, कुछ भी डाल दो, जो भी आपको लगता है भाई, अगर लिज्जत पापड़ का एग्जाम्पल डालना है वो डाल दो, जो भी है मार्केटिंग का करोगे। उन्होंने अच्छी मार्केटिंग करी, है ना, अच्छा उनका एजेंडा था, अच्छा उनका उद्देश्य था, तो इसलिए वो पॉपुलराइज भी हो गए। तो ये वाला हमने इसको ऐसे करना है ना। व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, है ना। हब एंड स्पोक मॉडल में जनरली अवॉइड करता हूँ, इसके अंदर कर सकते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंदर ये सब आता है ना। एक तो हो गया कि हम लोग जो है पिसिकल्चर, है ना, सिल्वीकल्चर, एपिकल्चर, ये सारी चीज़ों को भी प्रमोट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इसके अंदर हम लोग बोल रहे हैं हम लोग ड्रिप फार्मिंग लेके आएंगे, स्प्रिंकलर इरीगेशन लेके आएंगे, है ना, सीड्स अच्छी क्वालिटी के लेके आएंगे जो बार बार रीयूज हो सकते हैं। तो ये सब हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक, है ना। हम लोग थोड़ा सा इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी ला सकते हैं कि इंटीग्रेटेड में थोड़ा सा ऑर्गेनिक का भी एलिमेंट ला सकते हैं हम लोग, तो बेटर हो जाए, है ना। सो हेल्पफुल टू स्मॉल एंड फार्मर मार्जिनल फार्मर्स कैसे है, तो पहले हम लोग बताएंगे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को लाने में चैलेंजेस क्या क्या हैं, फिर हम बताएंगे इसका यूज़फुल क्या है। यूज़फुल तो कितना ज़्यादा है यार ये, है ना, सस्ता पड़ेगा, बेटर प्रोडक्टिविटी आएगी, है ना, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, कंज्यूमर्स तक अच्छी क्वालिटी का सामान पहुंचेगा जिसके अंदर केमिकल्स वगैरह ज़्यादा नहीं होंगे, है ना। वाटर जो है वो कम यूजेज होएगी, वाटर टेबल बचा रहेगा हमारा, है ना। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो वाटर के साथ रन ऑफ करते थे वो अब रन ऑफ नहीं करेंगे, है ना। सो जो फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है वो उनके लिए कम हो जाएगा, है ना। सो ये वाली हम लोग बातें करेंगे। तो ओवरऑल ये वाला आंसर इसमें ऐसे ही करना था। अगेन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, इजी क्वेश्चंस ही हैं। इसका आप ऐसे क्वेश्चंस का एग्रीकल्चर का आप घर से ही टेम्पलेट बना लो कि इंट्रोडक्शन क्या लिखनी है और कंक्लूजन क्या करना है, ठीक है। तो अब ये वाला एक और क्वेश्चन था जो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप इसके अंदर जो है आप क्या, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसके अंदर आप क्या लिखोगे। अब मैं पर्सनली जेम्स वेब टेलीस्कोप प्री से पहले पढ़ा था तो इतना ज़्यादा नहीं था, है ना। बट इतना हमें आइडिया था कि जैसे क्वेश्चन है कि यूनिक फीचर्स क्या हैं विच मेक्स इट सुपीरियर टू इट्स प्रेडिसेसर स्पेस टेलीस्कोप्स। अब इतना मुझे आइडिया था कि प्रेडिसेसर स्पेस टेलीस्कोप था हबल। अब चाहे मुझे हबल के बारे में कुछ भी नहीं पता, अब मैं क्या बताऊंगा यूनिक फीचर जो इसको सुपीरियर बनाते हैं, ठीक है, क्या क्या होंगे। एक मुझे बस इतनी सी बात याद थी
कि ये थोड़ा सा ना ऐसे ऑक्टागोनल शेप में है और इसके अंदर शायद 64 मिरर्स हैं। तो ऐसे करके साइड में एक जेनरिक सा डायग्राम बना लिया कि इसके रिफ्लेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले बोल दिया कि इसके रिफ्लेक्टर्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के हैं, है ना। इसके अंदर लिक्विड यूज़ किया जा रहा है जो बेटर है ना। इसके अंदर जो है इसकी जो बैटरी लाइफ है वो ज़्यादा है, सोलर से बेटर चार्ज हो जाता है ना। रोबस्ट है, ज़्यादा स्टर्डी है पिछले वाले से, है ना। इसके अंदर जो मैग्नीफिकेशन है टेलीस्कोप की वो पिछले वाले से काफ़ी एक्स टाइम्स है ना। सो ये सब जेनरिक बातें हैं कि कोई टेलीस्कोप दूसरे टेलीस्कोप से बेटर क्यों होगा, है ना। रिफ्लेक्टर बेटर होगा। दूसरा इसके अंदर मुझे एक बड़ी खास पॉइंट याद थी कि ये L2 लैग्रांज पॉइंट पे था। सो अब मेरे को, है ना, ये था। तो मैंने लैग्रांज पॉइंट्स का जो डायग्राम होता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, पर ऐसे करके होता है ना। तो ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, तो ये वाला मैंने डायग्राम बना दिया कि ये वाला टेलीस्कोप हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यूनिक फीचर बता दिए क्योंकि इस पॉइंट पे भी प्रेजेंट है, तो ये एनर्जी एफिशिएंट भी है और, है ना, सब कुछ इसका बेटर है। स्पीड भी थोड़ी इसकी बेटर हो सकती है, हमारे बेटर रिमोट कंट्रोल और बेटर सेंसिंग है इससे हमारी, है ना। तो ये है की गोल्स ऑफ दिस मिशन। क्या है की गोल्स, हम सबको पता क्या है ना। क्या क्या होंगे, है ना। ऑब्जर्व करना है उसने सन को, करना है ये, करना है वो, करना है ना। हमें इन्फॉर्मेशन देनी है स्पेस की, ये सब करना है। बट इसके जो की गोल्स हैं और पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, पोटेंशियल बेनिफिट्स इट होल्ड्स फॉर द ह्यूमन रेस। गोल्स हमें पता है कि जो इसने एक्चुअली में करना है ना। पर कि वहाँ पे स्पेस में जाके जी जो एस्ट्रॉयड्स हैं उनको स्टडी करना है, जो मिनरल्स हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, प्लैनेट्स का क्लोज अप जूम करना है, थोड़ा ये सब इसमें चीज़ें करनी है। सो व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट्स डज इट होल्ड फॉर द ह्यूमन काइंड। अब मेरे को पहले लग रहा था यार कि मैं क्या लिखूँ, इसके अंदर है ही नहीं है। तो मेरे पास लास्ट पेज पूरा खाली रह गया था और ये रह गया था, व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स इट होल्ड फॉर द ह्यूमन रेस। मैंने क्या करा, मैं पेज पे ऐसे करके बनाया, पोटेंशियल बेनिफिट्स इट होल्ड्स फॉर द ह्यूमन रेस। मैंने पॉइंट लिखने शुरू करे, है ना। ये गैलेक्सी जो है हमारी कैसे ओरिजिनेट हुई, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स उसके ऊपर बताएगा, न्यू लाइफ डिस्कवर करेगा, है ना। ये जो है हमारे मिनरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अर्थ की मॉनिटर करेगा अच्छे से, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर रोल प्ले कर सकता है ना। सोलर स्टॉर्म्स जो है हमारी मैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं जो ख़राब करती हैं उनके ऊपर स्टडी करेगा। टेली कम्युनिकेशन के अंदर ही हमारा थोड़ा सा बेटर करेगा कि कैसे करना है ना। म्यूटियोर्स जो आ रहे हैं उनका उनका थोड़ा सा बेटर एग्जामिन करेगा, बेटर प्रिडिक्ट करेगा कहाँ से आ रहे हैं, है ना। अदर अदर प्लैनेट्स के ऊपर जो है वो रिसोर्सेज ढूंढेगा, जैसे मून के ऊपर वाटर एटसेट्रा ये सब। तो ऐसे कर कर आके मैंने 17 पॉइंट बना दिए थे इसमें। अल्टीमेटली मैंने क्या बोला कि जैसे ये वाला है, इंडिया भी जैसे अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, मिशन शक्ति निकाला है, अब तो आप लोग डाल सकते हो चंद्रयान 3 भी निकाला है। तो ऐसे करके इंडिया भी अपना खुद का जो है वो कर सकता है, या दूसरी एजेंसीज के साथ, नासा, जैक्सा, इनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके बेटर अपना जो है वो कर सकता है, ताकि हमारा जो ओवरऑल हमें जो भी इंफॉर्मेशन स्पेस से हम लोग अपने इकोनॉमी और अपनी सोसाइटी और अपने, है ना, सोशल उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग करना चाहिए। तो बेटर इंटरलिंकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और हम बोलेंगे क्योंकि जो स्पेस जो है वो नया डोमेन आ रहा है अब, जिसके अंदर हम लोग अपनी लोग हेजेमनी दिखाते हैं, तो इंडिया वुड डू वेल कि, है ना, लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ बढ़े आगे और अपना जो है स्पेस के अंदर एक हेजेमनी भी बना के रख ले स्टार्टिंग में। तो ऐसे करके हम लोग इंडिया के लेवल पे इसको कंक्लूड कर देंगे, है ना। सो ये वाला वो आंसर था। तो बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, है ना, हाउ डू वैक्सीन वर्क। अब एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे लिए दिस क्वेश्चन वाज इजी। वैसे आप सबको भी पता होगा कैसे होता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि हाँ भाई, एक बार आपने इन्फेक्ट कर दिया तो री इन्फेक्शन आएगी तो फिर वो बंदे के पास ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज बन जाएगी। सो मैंने इसके अंदर क्या किया था, मैंने अपने सेकंड पेज के यहाँ पे अच्छे से डायग्राम बना दिया था कि, है ना, ये हमने जो है वो इंजेक्ट किया है ना, एंटीजन इंजेक्ट किया है ना, ये ह्यूमन के अंदर ऐसे करके। तो इसको आप जैसे भी बना दो एंटीजन को, जो भी आपको बनाना है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, मैंने तो इसके अंदर थोड़ा सा और उसको वो कर दिया था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, है ना, वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर हमारे बी और टी सेल जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। फिर वो अगेन जो है एंटीबॉडी एंटीजन बनाते हैं। फिर उसके एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बंदे के अंदर अब जनरेट हो गई हैं। फिर नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल ये जो है हमारा री इन्फेक्शन हुआ है, सो ऑलरेडी बंदे का वो था, सो बंदा जो है वो हेल्दी और बचा हुआ है। तो ऐसे करके एक हमने स्टिक फिगर डायग्राम बना दिया हुआ है। तो हाउ डू वैक्सीन्स वर्क वाला भी बात हो गया, बेसिक प्रिंसिपल भी आ गई। व्हाट अप्रोचेज वर अडॉप्टेड बाय इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन्स, है ना। हमें पता है क्या थे, जैसे, है ना, वायरल वेक्टर वैक्सीन्स थी, इनएक्टिवेटेड थी, है ना, लाइव वायरल वेक्टर वैक्सीन्स थी, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है। इसके अलावा मैंने बता दिया थोड़ा सा कि जो बाहर वाले थे वो mRNA वैक्सीन्स भी बना रहे थे, जैसे कि फाइजर है ना। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपना आंसर कर दिया था। फिर मैंने बताया कि जैसे कोविन प्लेटफॉर्म इतना सक्सेसफुल था, हमने 100 करोड़ जो है वैक्सीनेशन कर दी हैं। इंडिया ने जो है दूसरी कंट्रीज़ को भी, है ना, मिशन के अंडर जो है वैक्सीन प्रोवाइड की हैं, सॉफ्ट पावर बिल्ड की है। तो इंडिया जो है बहुत अच्छा चल रहा है, R&D में और इन्वेस्ट करेंगे तो और ज़्यादा रिजल्ट हमारे आगे आ सकते हैं, है ना। सो ये वाली बात थी इसके अंदर। तो डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट्स ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट। नथिंग टू एक्सप्लेन, वेरी इजी। एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स टू ब्रिंग डाउन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस व्हिच कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अगेन नथिंग टू एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल हम सब ने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है प्री के लिए, पता ही होता है सबको क्या है। तो बस सेम ही बातें हैं, अगेन इसको सब पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग होता है,
फिर हम लोग बताएंगे इफेक्ट्स ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट। अब इफेक्ट्स को भी आप डिवाइड कर सकते हो, है ना, ऑन ह्यूमंस, ऑन एनवायरनमेंट, है ना, ऑन एनिमल्स, फिर ह्यूमंस के अंदर ऑन हेल्थ, ऑन इकोनॉमी कर दो, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सब आप करोगे, है ना। ग्लोबल क्लाइमेट के लिए वैसे इफेक्ट के ऊपर बात हो रही है, तो इसके अंदर हम पहले बताएंगे कि क्लाइमेट के अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है, देन वी विल गो ऑन एंड थोड़ा सा और भी बता सकते हैं कि और चीज़ों पे भी इसका इफेक्ट क्या होता है एडिशनली। ग्लोबल क्लाइमेट के अंदर क्या होगा, है ना, हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, हमारा जो AQI है वो बढ़ रहा है, हमारे जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो बढ़ रहे हैं, हमारा जो अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है EMOC वो रिवर्स हो रहा है ना। जो हमारे, है ना, जो फॉरेस्ट फायर्स हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर्स हो गए थे, हिमाचल फॉरेस्ट फायर्स, कई कुछ आप डाल सकते हो इसके अंदर, है ना। सो ये वाली बात होगी। कंट्रोल मेजर्स हम सबको पता है क्या क्या होते हैं, और हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल को थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। पहले क्योटो प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे, फिर हम कंट्रोल मेजर्स बताएंगे, तो फिर हम वे फॉरवर्ड बताएंगे कि पंचामृत वगैरह हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया, व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर कॉम्बैटिंग द हैजार्ड, ठीक है। सो इसके अंदर हम बताएंगे कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन है, जैसे, है ना, इंडिया का कोस्ट लाइन बनाएंगे अच्छे से। इसका इंट्रोडक्शन जनरली हो सकता है कि इंडिया का जो कोस्ट है ना, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कितने ज़्यादा मेजर मेट्रो सिटीज़ हमारे कोस्ट पे है, कितने ओवरऑल सिटीज़ हमारे कोस्ट पे है, कितने जो स्टेट्स हैं उन कोस्ट पे टच करते हैं, क्या पॉपुलेशन है कोस्टल एरियाज़ की। कोई भी आपको फैक्ट एंड फिगर लग रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। हम यहाँ पे बता देंगे कि ये इंडिया की इतने इतने किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, ऐसे करके, है ना। तो इरोजन के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। कहीं पे आपने सैंड माइनिंग कर दी है, कहीं पे, है ना, साइक्लोन्स आ गए हैं, सुनामीज आ गए हैं, कहीं पे है अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन हो गई है ना। तो ये सब चीज़ें हमारी कोस्टल इरोजन के कॉजेज हो गए। डायग्राम हमारा हो गया, हम लोग लिखेंगे FIG फिगर, ये वाली बात की ये क्या है। तो हम कॉजेज बता देंगे, फिर हम इफेक्ट्स बता देंगे। क्या हो गया कि वहाँ की जो डिज़ास्टर को ससेप्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, लोगों की जो लोकल इकोनॉमी है वो चले जाएगी, जो फिशिंग वगैरह है वो कम हो जाएगी, जो मेरी टाइम ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दिक्कत आ जाएगी, है ना। सो ऐसे करके हम इफेक्ट सारे लिख देंगे। अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, वो अगेन आपको नहीं आती तो आप ऑन द स्पॉट बना सकते हो। गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं वो आप कर सकते हो, है ना। उसके अलावा बता सकते हो कैसे हम लोग एम्बैंकमेंट बना सकते हैं, हम लोग, है ना, वहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग को रोक सकते हैं, उसके अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल सकते हैं, है ना। अपने कोस्ट बीचेस जो है उनको साफ कर सकते हैं, मैंग्रोव्स को हम लोग प्लांट कर सकते हैं। तो ये सारे हम लोग इसमें अंदर पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। सो ये वाला ये आंसर हो गया है। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन एक और मैं देख के बड़ा खुश था। मैं आपको बता ही देता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर 5 टॉपिक्स ही हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, साइबर सिक्योरिटी, है ना, मेरी टाइम सिक्योरिटी, है ना, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, और हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट। 3 क्वेश्चन तो आए गए एक तरह से कहीं ना कहीं पे, है ना। तो यही क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो इन सबके मैं पहले से ही टेम्पलेट्स बना के गया था, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि ये क्वेश्चन आया है ना। सो जैसे मेरे को याद है, जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी मैंने बता दिए। कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी, तो नेक्स्ट इज कि क्या क्या चैलेंजेस हैं साइबर सिक्योरिटी को। चैलेंजेस ये हैं, एक्सटेंड टू विच इंडिया सिक्योरिटी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। सोल्यूशंस बता दिए, जिसके अंदर एक पॉइंट होगा नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बता देंगे, उसके अंदर क्या क्या किया है। सोल्यूशंस में क्या है, खुद से क्रिएटिव हो जाओ यार, पैरामिलिट्री की एक स्पेशल विंग बना देते हैं हम लोग साइबर सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए, है ना। फिर इसके अलावा यहाँ पे मैंने, यहाँ मुझे याद है ऐसे बनाया था कि स्कीम्स बाय गवर्नमेंट टू टैकल साइबर सिक्योरिटी, है ना। साइबर स्वच्छता केंद्र, है ना, I4C, है ना, जो है सारी स्कीम्स मैंने यहाँ पे, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, है ना, डेटा प्रोटेक्शन सेंटर है, ये सब है। तो ये सब मैंने कर दिया था। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में भी कुछ खास बात नहीं है, अगर आपको नहीं भी पता तो आप बता दो। एक्सटेंट है, काफ़ी अच्छा एक्सटेंट है जो हमने कर दिया है, बट ऊपर कुछ चैलेंजेस भी थे जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या क्या कितने एक्सटेंट तक हमने कर दिया है, कि जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में क्या है कि हर एक कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लोग याद करेंगे जब साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे, कि हर एक 10 में से 3 बंदे जो है वो साइबर सिक्योरिटी के फ्रॉड का, है ना, वो है कि, या 1 in 10% जो है उनको साइबर सिक्योरिटी का फ्रॉड उनके साथ होता है। अगर आपको परसेंटेज याद है कि 20% या 12% है तो वो भी आप कोट कर दो अच्छे से, है ना, ये होता है। सो ओवरऑल हम लोगों ने जितना ज़्यादा हम टेम्पलेट घर से तैयार करके जा सकते हैं वो हम लोग करके जाएंगे, क्योंकि मेंस का पेपर जो है हाईली प्रिडिक्टेबल है, ठीक है। ग्रीन एनर्जी भी हमें पता है क्वेश्चन आएगा किसी न किसी फॉर्म में, ई गवर्नेंस पे आएगा ही, साइबर सिक्योरिटी और लेफ्ट विंग, ये इन सब में से 5 टॉपिक्स में से कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएंगे, है ना। इकोनॉमी पे क्वेश्चन होगा, एग्रीकल्चर पे 2-3 क्वेश्चन होंगे सिमिलर से, तो हमें पता ही है, तो हम लोग इन पे प्रिपेयर करके जाएंगे ना अच्छे से, है ना। फिर इतना इशू रहता नहीं है पेपर का, मेंस का, और आपका टाइम से खत्म भी हो जाएगा पेपर। जब आप घर से ही प्रिपेयर करके गए हो, आपको कितना ईजी है, सब टॉपिक्स में डिवाइड करा, डायमेंशन जनरेट करी, जो एंड में गवर्नमेंट की स्कीम्स लिखी, कंक्लूजन इंट्रा प्रिपेयर करके गए हो, लिखा और आगे बढ़ गए, ठीक है। तो इट बिकम्स वेरी ईजी दिस मैनर। अगेन अब ये नक्सलिज्म वाला है, मैनिफेस्टिंग एज अ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, डिस्कस द इमर्जिंग इशूज एंड सजेस्ट अ मल्टीलेयर स्ट्रेटेजी। अगेन दिस क्वेश्चन आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर। मैंने पहले ही पता था कि यहाँ पे एक मैप बनाना है,
जिसके अंदर हमने बताना है कि हमारी कौन सी एजेंसीज़ हैं, कहाँ पे है, यहाँ स्ट्रैको है, यहाँ ग्रे हाउंड है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। ये हमने कर दिया एक मैप। दूसरा है इमर्जिंग एरियाज जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के आ रहे हैं, है ना। जैसे ये रेड कॉरिडोर तो था ही, अब ये KKT ट्राई जंक्शन आ गया, केरला कर्नाटका तमिलनाडु, है ना। यहाँ पे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी ट्राई जंक्शन है ना। यहाँ पे हमारा तो है ही है, बस्तर वगैरह वाली बेल्ट हमारी बड़ी प्रोमिनेंट है ही है। तो हमने ये बता दिया कि ये इमर्जिंग एरियाज़ हैं और जो हमारे लेगेसी एरियाज चल रहे थे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक मैप बना दिया कि नक्सलिज्म से पहले इतने लोग पुलिस स्टेशन से अफेक्टेड थे, अब इतने कम हो गए हैं, पहले इतने थे अब इतने कम हो गए। मेरे को उस टाइम पे नंबर भी याद था कितने हैं, है ना। ये कितने लोग पहले अफेक्टेड थे, अब कितने लोग अफेक्टेड हैं, ये हमारा एक डायग्राम आ गया है ना। अब हमारी यहाँ पे हमारी इंट्रोडक्शन है कि नक्सलिज्म होता क्या है, एंड वी विल गो ऑन फॉर कि ये क्यों, इश्यूज़ क्या है कि नक्सलिज्म क्यों आ रहा है पहले, है ना। कि हमें पता है कि इसके अंदर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ था कि, है ना, सबसे पहले तो जो लैंड का इशू है वो रहा था सबसे ज़्यादा, है ना। फिर गवर्नमेंट एपैथी है कि उनके लिए वो नहीं हो रहा है, फिर इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की पुअर है इसलिए वो हो रहा है, फिर अदर रीजंस हो गए हैं जो हमें पता है कि जंगल और ज़मीन वाली जो बात है वो मेन इश्यूज़ रहते थे इसके अंदर, तो हम उनको थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करके समझा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इमर्जिंग इश्यूज़ के बारे में बता रहे थे कि इमर्जिंग इश्यूज़ हमारे नक्सलिज्म के अंदर क्या क्या है ना। कि आजकल ब्रेन वॉशिंग हो रही है, ये सब हो रहा है ना। कि टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ इसका बहुत ज़्यादा लिंकेज हो रहा है, लीगल माइग्रेशन के साथ इसको लिंक किया जा रहा है, बाहर की पावर्स कई बार दूसरे कंट्रीज़ कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इंटरनल का एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट में डेवलप हो सकता है ना। सो ये इमर्जिंग इश्यूज़ है, तो हमने ये वाली बात कर दी। अब हमारी मल्टी लेयर स्ट्रेटेजी क्या है, इसके लिए भी मेरे पास एक फ्लो चार्ट था, है ना। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स गवर्नमेंट के क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स क्या है, सोशल मेजर्स क्या है, अदर मेजर्स क्या है, जैसे कि मोबाइल टावर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, इंस्टीट्यूशन मेजर्स हैं। साइड में मैंने अपना यहाँ पे समाधान जो स्कीम होती है वो लिखी थी, और उसका मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा था, स्मार्ट एक्शन, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ये वो, ठीक है। तो ये समाधान भी हमारा जो था, एक बार आप देख लो कि ऐसे एंड पे साइड में बॉक्स बना के लिखा था, है ना। सो यहाँ पे ये वाले सॉल्यूशंस आ गए थे मल्टी लेयर्ड, फिर इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था। फिर एंड में मैंने बता दिया था कि कैसे जो नक्सलिज्म है हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं और हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा ओवरऑल इकोनॉमी में क्या बेनिफिट वगैरह रहेगा। तो आप देख रहे हो कि मेरे पेपर में जहाँ पॉसिबल था फ्लो चार्ट है, जहाँ पॉसिबल है डायग्राम्स हैं, जहाँ पॉसिबल है माइक्रो डायग्राम्स में बात की गई है, जहाँ मोस्टली सारा कुछ पॉइंट्स में बात किया हुआ है। इंट्रोडक्शन फैक्ट एंड फिगर रिच है, और कंक्लूजन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, फॉरवर्ड लुकिंग है, माइक्रोस्कोपिक है, वे फॉरवर्ड है, ठीक है। सो ओवरऑल आपका ये आई थिंक जो है अप्रोच वो होनी चाहिए, है ना। सो दिस इज़ व्हाट जो हमारा होता है, दिस इज़ अबाउट, है ना। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा इंसाइट मिला होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, दैट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। अगर आपके पास नहीं है, आप PYQ सॉल्व करो, मॉडल आंसर से उठाओ, कोई भी बुकलेट उठाओ, टॉपर्स की कॉपीज़ देखो, उन्होंने कैसे PYQs और GS की जो उन्होंने मॉक टेस्ट दे रखे हैं फॉलो किए हैं, है ना। कुछ इस वीडियो से अगर आपको कोई पॉइंट खास लगता है तो उठाओ, उसको यूज़ करो, है ना। जहाँ से जो भी मटेरियल मिल रहा है उसको कंपाइल करना शुरू करो, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग फॉर मी, ठीक है। So thank you so much everyone and all the best. I think this was useful. I hope this was useful to you in some manner, है ना. Thank you so much. आई होप आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल फॉलो करते रहिए। ऑल्सो अगर आप मेंस लिख रहे हैं इस साल तो हमारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है, GS, PSIR एंड essay, and all of these are live courses covering a great length and breadth of questions. That was all from my side. Thank you so much for watching.